Assalamualaikum. I am Muhammad Riaz, your biology teacher from Stars Academy, Head Office, जोहर टाउन, लाहौर। जैसा कि आपको मालूम है, हमने ए सेलुलर लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ यानी वायरसेस को पढ़ना शुरू किया है। तो आज हमने जिस वायरस के हवाले से देखेंगे और फिर उससे एसोसिएटेड जो भी टॉपिक्स पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एमडी कैट के सिलेबस के हवाले से स्पेसिफाई किए, उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले HIV यानी स्ट्रक्चर ऑफ HIV को देख लेंगे। ये आपके सर ने HIV बना दिया और ये HIV किसकी लॉन्ग फॉर्म है? याद रखिए, H फॉर ह्यूमन, I फॉर इम्यूनो डेफिशिएंसी, V फॉर वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या आप सिंपली बोल दीजिए क्या, HI वायरस या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद रखिए, जैसे कि हम कहते कि कोई भी वायरस हो तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, यानी क्लासिफिकेशन के हवाले से देख लीजिए तो वायरस के आपको 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं। प्यारे बच्चों, एक को हम लोग कहते हैं कोट है और एक जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं कोर है। अब अगर आप HIV के हवाले से बात कीजिए तो इसके कोट के अंदर आपको 2 टाइप्स की कवरिंग मिलेंगी। एक तो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग, और इसमें ये जो ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड फॉर्म के अंदर आप देख रहे, ये बेसिकली इन्वेलप है। और ये जो इन्वेलप है ये कहाँ से आता है? तो ये डायग्राम से इंडिकेट होता है, ये बेसिकली होस्ट की सेल मेम्ब्रेन होती है। ये विरियन जब होस्ट सेल से बाहर आता है तो उस होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को ओढ़ के तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये इन्वेलप है। अब अगर आप इन्वेलप के हवाले से बात कीजिए तो आप आसानी से इसकी केमिकल कंपोजिशन बता सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन की बात कीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कीजिए, लिपिड बाइलेयर होती है और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी मिलेगी। तो ये तो आपके सर ने लिपिड बाइलेयर बना दी और इसमें फिर आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड फॉर्म के अंदर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है जो ट्रांस मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के आर पार हो रहा, इसे हम लोग कहते ग्लाइकोप्रोटीन 41 कहते इसको। ये ट्रांस मेम्ब्रेन है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अटैच होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन कहते। और इसके साथ एक और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, प्यारे बच्चों इसे बोल देंगे ग्लाइकोप्रोटीन 120। और प्यारे बच्चों याद रखना है, ये दोनों ग्लाइकोप्रोटीन तो हैं और ये जो 41 है इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली मोलेकुलर वेट को इंडिकेट कर रहा। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 लिखा है, ये ग्लाइकोप्रोटीन तो है, 120 क्या है? ये उसके मोलेकुलर वेट को इंडिकेट कर रहा। तो ये तो इन्वेलप के अंदर आपको मिलेगा कि लिपिड बाइलेयर होती है और इस तरह से ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है ये सेल के साथ अटैचमेंट के अंदर हेल्प करेगा और ग्लाइकोप्रोटीन इसकी फ्यूजन में और फिर इस विरियन को इसमें ट्रांसफ़र करने के अंदर हेल्प करता है। अब आ जाइए, इसके साथ एक एसोसिएटेड प्रोटीन की लेयर है, यानी बिलो दी इन्वेलप होती है। और प्यारे बच्चों इसे हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स प्रोटीन। वैसे तो मैट्रिक्स मैटर को कहते, तो इन्वेलप के बिलो एक प्रोटीन होती है, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स प्रोटीन। ये 2 कंपोनेंट्स तो हैं, लेकिन इन्वेलप के हवाले से बात कीजिए तो एक और बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसे आपने याद रखना और उसे आप कैप्सिड कहते हैं। याद रखिए, इस कैप्सिड के हवाले से बात कीजिए तो कैप्सिड की एटमोलॉजी शेल है। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल के अराउंड में
शेल होता है उसे क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। और कैप्सिड के जो बेसिक यूनिट है उसे कैप्सोमियर कहते हैं। अब आइए बात करेंगे किसकी? कोर की। और कोर के हवाले से बात कीजिए तो इसके अंदर आपको 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं। HIV के हवाले से बात कीजिए तो एक तो प्यारे बच्चों आपको 2 RNA के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और याद रखिए ये दोनों RNA मॉलिक्यूल्स सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। ये चूँकि कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं इसलिए डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो जाएंगे। सिंगल स्ट्रैंडेड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ RNA मिलते हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन्स भी मिलेंगी, और अगर आप प्रोटीन लिख दीजिए या अगर आप इनको बोल दीजिए एंजाइम्स हैं, और एंजाइम्स के हवाले से बात कीजिए तो इनको याद करने के लिए मुर्शिद ने फॉर्मूला बताया था कि आप ऐसे याद कर लें कि रेस्ट इन पीस। और R बोलिए तो क्या है? R यहाँ पर उल्टा इसीलिए लिखा ताकि आपको याद रहे कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। वैसे आप बता दीजिए व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर बदल देगा। और प्यारे बच्चों इसीलिए तो जो ऐसे वायरसेस होते हैं उनकी जो क्लास है उस क्लास को हम लोग बोलते हैं क्या? रेट्रोवायरसेस। अब ये देख लीजिए कि इनको रेट्रोवायरसेस क्यों कहते? याद रखिए रेट्रो रिवर्स को कहते, वायरसेस वायरसेस को कहते। होता तो ऐसे है कि DNA से RNA की फॉर्मेशन होती है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते। लेकिन ये क्या करेंगे? ये RNA से DNA की फॉर्मेशन करेंगे। तो इसीलिए तो ऐसे जो एंजाइम्स हैं उनकी क्लास है, उन्हें रेट्रोवायरसेस कहते, यानी रिवर्स वायरसेस, यानी जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर बदल देंगे। फिर दूसरा एंजाइम जो आपको यहाँ पर मिलेगा उसे इंटीग्रेज कहते। ये जो cDNA कॉम्प्लीमेंट्री DNA मैसेंजर RNA से जो DNA बनेगा उसको होस्ट के DNA में इनकॉर्पोरेट करवाने में, इंटीग्रेट करवाने में इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। इसीलिए तो इस एंजाइम का नाम है इंटीग्रेज। फिर प्यारे बच्चों इसी कोर के अंदर आपको एक एंजाइम मिलता है, उसे कहते हैं प्रोटीएज, और नेम से इंडिकेट होता है एक ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, जो प्रोटीन को ब्रेक करेगा स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, उसे क्या कहेंगे? प्रोटीएज। तो ये तो सारा स्ट्रक्चर था HIV का, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का। अब आइए हम बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV आप बता दीजिए व्हाट इज साइकिल? हम कहते रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स इज नॉन एज साइकिल। तो रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स दैट प्रोड्यूसेस अ न्यू लाइफ, अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज लाइफ साइकिल। आप देखिएगा इनकी प्रोडक्शन के, वायरस की मल्टीप्लिकेशन के जो स्टेप्स हैं हर दफ़ा उन्हीं की रेपिटिशन होगी और न्यू HIV की फॉर्मेशन होगी। अब प्यारे बच्चों लाइफ साइकिल के हवाले से बात करनी है। आप बताइए HIV का जो सेल कौन सा है जो होस्ट है इसका? तो एक तो प्यारे बच्चों हम बात करते हैं किसकी? लिम्फोसाइट्स की। आपको मालूम लिम्फ वाइट को कहते, चूँकि वाइट ब्लड सेल्स का कंपोनेंट है, साइट सेल को कहते, कलरलेस होते, इन्हें बोल देते हैं क्या? लिम्फोसाइट। इनकी मैच्योरेशन थाइमस में होती है तो बोल देंगे क्या? टी लिम्फोसाइट, यानी लिम्फोसाइट की टाइप है। फिर प्यारे बच्चों कुछ टी लिम्फोसाइट्स ऐसे जो रिमेनिंग इम्यून सेल्स की एक्टिवेशन के अंदर हेल्प करेंगे, वो यही है। तो प्यारे बच्चों इसीलिए तो इन्हें कहते क्या? हेल्पर टी लिम्फोसाइट, यानी ऐसे टी लिम्फोसाइट जो बकिया लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन में हेल्प करें, उन्हें हम क्या कहेंगे?
हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स। तो HIV का एक तो अटैक होता है किसके ऊपर, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स पे। फिर ब्रेन के कुछ सेल्स हैं जिन्हें आप लोग बोलते हो क्या, ग्लाइल सेल्स हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, उनके ऊपर HIV का अटैक होता है। आप पूछिए HIV का अटैक किन पर्टिकुलर सेल्स पर होगा, तो याद रखिए वो सेल जिनके पास CD4 रिसेप्टर साइट होती है। प्यारे बच्चों यहाँ पर साइट मिलेगी, उसे बोलते हैं CD4। और प्यारे बच्चों C बोलिए तो क्या, क्लस्टर को कहते, D4 डिफरेंशिएशन को कहते, क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। ये बेसिकली हर सेल के आइडेंटिटी कार्ड हैं। यानी अगर CD4 ग्लाइकोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है तो आप कहना ब्लड सेल्स में से और लिम्फोसाइट्स में से ये कौन से वाला है, तो याद रखिए ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट है। और इनिशियल अटैचमेंट के हवाले से बात कीजिए। अब जो इसके स्टेप्स हैं भाई, साइक्लिक एक्टिविटी है ना, तो रेपिटिशन ऑफ इवेंट्स होंगे। और उन इवेंट्स के हवाले से बात कीजिए, सबसे पहले एडजॉर्प्शन होगी। एडजॉर्प्शन बोलिए तो क्या, अटैचमेंट को कहते। तो सरफेस पर जो अटैचमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। तो ये बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन 120 के थ्रू CD4 साइट के साथ अटैच हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है, इससे एसोसिएटेड कुछ और को रिसेप्टर होते हैं, उनके थ्रू अटैचमेंट के जरिए ये एंटर हो जाएगा किसके अंदर, हम कहते हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। और प्यारे बच्चों ये कोट के साथ ही एंटर हो गया किधर, यानी इन्वेलप बिकम्स द पार्ट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट सेल। लेकिन ये प्रोटीन कोट के साथ विरियन की सूरत में ये एंटर हो जाएगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट के साइटोप्लाज्म में। और जो इसकी अनकोटिंग है वो किधर होगी, याद रखिए अनकोटिंग भी साइटोप्लाज्म के अंदर होगी। अब ये जो RNA है, आपके सर ने सिंगल RNA शो किया। अब इस सिंगल RNA से डबल स्ट्रैंडेड DNA की फॉर्मेशन होगी। किस तरह से, जो एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये पहले करेगा ऐसे कि इस RNA को टेम्पलेट मान के तो इसके अराउंड में एक सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बना देगा। तो ये जो हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स बनेगा इसे बोलते हैं RNA DNA हाइब्रिड DNA। इस मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो गई। फिर इसी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के अंदर RNAs की एबिलिटी भी है, यानी ये इस RNA को, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड का RNA है, इसे डाइजेस्ट करेगा। और फिर प्यारे बच्चों जब ये RNA DNA हाइब्रिड में RNA ख़त्म हो जाएगा तो उसके साथ साथ ही हम कहते हैं DNA का एक और स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इससे ये सिंगल स्ट्रैंडेड RNA डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को टेम्पलेट मानकर डबल स्ट्रैंडेड DNA की फॉर्मेशन हो जाएगी। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, ये डबल स्ट्रैंडेड DNA ये होस्ट के न्यूक्लियस में एंटर हो जाएगा और होस्ट के न्यूक्लियस में उसके DNA में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस वायरल DNA को होस्ट DNA में जो एंजाइम इनकॉर्पोरेट करवा दे उसे इंटीग्रेज बोलते हैं। और याद रखिए ये जो वायरल DNA होस्ट DNA में इनकॉर्पोरेट हो गया, अब ये इससे अलग नहीं होगा बेटे। अब ये जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा उसे HIV पॉजिटिव बोलेंगे और वो सारी जिंदगी HIV पॉजिटिव रहेगा और फिर काफ़ी देर तक ये इसी हालत के अंदर रहेगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा 9 मंथ्स तक या कई सालों तक, 10 ईयर्स तक, 15 ईयर्स तक लोगों ने इस तरह से लिखा है और कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होंगे बेटे। फिर क्या होगा, जब जीन्स की एक्टिवेशन होती है तो ये वायरल DNA की जीन्स की एक्टिवेशन हो जाएगी, ये मैसेंजर RNA बनेगा। मैसेंजर RNA न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू साइटोसोल में आ जाएगा। फिर यहाँ पर इस मैसेंजर RNA से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी और याद रखिए ये जो प्रोटीन का बहुत बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना है, ये
तब तक नॉन फंक्शनल रहेगा, जब तक ये इस तरह से सारा आपस में वन यूनिट के तौर पर रहेगा। फिर क्या होगा, फिर एंजाइम है प्रोटीएस, वो इस प्रोटीन को ब्रेक करेगी और फिर प्यारे बच्चों इसके कैटाबोलिज्म से ये जो 3 फ्रेगमेंट्स हैं ये बनेंगे और इन फ्रेगमेंट से फिर ये जो कोट प्रोटीन है, कोट प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ये जो एंजाइम्स हैं इनकी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद फिर क्या होगा, हम कहते हैं ये असेंबली सी हो गई और ये जब होस्ट सेल से बाहर आएगा तो होस्ट की मेम्ब्रेन को ओढ़ के ये बाहर आ जाएगा। तो मुझे आपसे पूछना कि ये जो सारे कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट? तो याद रखिए आंसर इज ऑल ऑफ दीज, क्योंकि सारा कुछ तो होस्ट के अंदर ही बनता है, तो सारा कुछ होस्ट से ही हासिल करेंगे। लेकिन पूछना ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो हम सिर्फ इनवेलप के हवाले से बात करेंगे। अब एक दफ़ा फिर ये जो स्टेप्स हैं, ये जो साइक्लिक एक्टिविटी है, ये जो रेपिटिशन है, इसको सुन लीजिए। पहला स्टेप क्या था, हम कहते एडजॉर्प्शन होती है बेटे, फिर क्या, फिर ये इसके अंदर आ जाएगा, तो आप बोल दीजिए क्या, पेनिट्रेशन हो गई। पेनिट्रेशन के बाद फिर क्या होता है, हम कहते अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग के बाद फिर क्या, हम कहते रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद फिर ये जो वायरल डीएनए है ये होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो इनकॉर्पोरेटेड स्टेट ऑफ HIV's डीएनए इन डीएनए ऑफ होस्ट सेल इज नोन एज प्रोवायरस। तो प्रोवायरस की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोवायरस से फिर क्या होगा, हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होगी और डीएनए से अगर आरएनए की फॉर्मेशन हो इसे क्या कहते, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर आरएनए से डीएनए की फॉर्मेशन हो जाए तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर प्यारे बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी बोलिए तो क्या, ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, यानी ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हो रही। फिर असेंबली होगी, इनके कंपोनेंट्स आपस में ज्वाइन करना शुरू हो जाएंगे और फिर आखिर में क्या है, रिलीज, ये होस्ट सेल में से बाहर आ जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा, फिर इन्हीं स्टेप्स की रेपिटिशन होगी, इसीलिए तो इसे बोलते हैं साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। अब नेक्स्ट आ जाइए प्यारे बच्चों, बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स के हवाले से बात कीजिए तो हम कहते सिम्टम्स के हवाले से 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है। पहली स्टेज कौन सी, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, यानी प्यारे बच्चों स्टार्ट में हल्का सा फ्लू होता है, हेडेक, चिल, उसके बाद काफ़ी अरसे तक कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। ये होस्ट के अंदर जाकर इनकॉर्पोरेटेड स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में, रेस्टिंग स्टेट में रहेगा जब तक इसकी जीन्स की एक्टिवेशन नहीं होती है, कोई सिम्टम अपीयर नहीं होता है। इसके बाद फिर प्यारे बच्चों जैसे बकिया जीन्स की एक्टिवेशन होती है, अगर इस वायरल डीएनए की एक्टिवेशन हो गई तो फिर मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी, कॉपीज की फॉर्मेशन होती रहेगी और फिर क्या होगा, हम कहते अब एड्स एसोसिएटेड सिम्टम्स, यानी उसे बोलते एड्स रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स या जो सिम्टम्स हैं वो अब अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। एड्स रिलेटेड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे और वो क्या होते हैं, हम कहते लिम्फ नोड्स स्वोलन फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाएंगे, डायरिया होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे फिर वीकनेस होना शुरू हो जाएगी और फिर लास्ट में जब इनकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, हम कहते आखिर में जो फाइनल एड्स के सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे।
यानी उसे बोलते हैं फुल ब्लाउन एड्स। यानी बेसिकली ये एड्स के जो फाइनल सिम्टम्स हैं वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। लिम्फ नोड्स जहाँ जहाँ पर भी हैं वो बहुत ज़्यादा स्वोलन फॉर्म के अंदर आ जाएंगे और स्वोलन फॉर्म में रहेंगे। जैसे नेक की बात होती है, अंडर आर्म्स की बात होती है, आर्म पिट्स पे बात होती है, ग्रोइन रीजन में चूँकि बहुत ज़्यादा लिम्फ नोड्स होते हैं वो सारे के सारे स्वोलन फॉर्म के अंदर रहेंगे। परसिस्टेंट कफ होती है, फ्लू होता है, डायरिया होने की वजह से प्यारे बच्चों बेतहाशा वीकनेस होती है और बेतहाशा वेट लॉस होता है। हम कहते हैं एड्स बेसिकली अंदर जाकर कर क्या रहा, यानी HIV के हवाले से बात कीजिए, ये जब बॉडी के अंदर आता है तो होता क्या है, यानी कुछ भी नहीं होता। इसका काम सिर्फ ये है कि इसने आपके इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंट कर देना है। इसीलिए तो बोलते कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एड्स के ये सिम्टम्स हैं कि भाई आपकी इम्यूनिटी में लॉस हो गया तो फिर क्या होगा, अब कोई भी पैथोजन आएगा उसका अटैक होगा और उसके सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर फाइट करने की एबिलिटी रही नहीं, तो फिर अब जो भी पैथोजन आएगा वो अपनी मर्जी करेगा। यानी बेटे इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं कि फिर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। ये एड्स के लास्ट सिम्टम्स के अंदर हैं कि पहले वो बैक्टीरिया जिनको आपका इम्यून सिस्टम किल कर देगा, अब चूंकि इम्यूनिटी रही नहीं, अब वो इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएगा। बैक्टीरिया आएगा और मल्टीप्लाई करना शुरू हो जाएगा। पहले वो फंजाई जिसको आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ग्रो नहीं करने देगा, उस फंजाई को किल कर देगा। अब वो फंजाई भी इस अपॉर्चुनिटी से कि इम्यूनिटी लॉस हो गया, अब उस पर किसी का अटैक नहीं होगा, तो फंगस की ग्रोथ होती रहेगी। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहते। ये लास्ट सिम्टम्स हैं, फुल ब्लाउन एड्स के सिम्टम्स हैं। अब लास्ट में हमने बात करनी है किसकी, ट्रीटमेंट की। याद रखिए कोई मेथड ऑफ क्योर नहीं है कि आप ठीक करें तो वो ठीक हो जाए, ऐसी कोई बात है ही नहीं। यानी प्यारे बच्चों क्योर ये होता है कि आप किसी को ठीक करें और वो ठीक भी हो जाए, लेकिन अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो उसे हम क्योर नहीं बोलते हैं। हाँ, एक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट तो हो सकता है। जैसे जब डायलिसिस होती है तो बेटे आप वेस्ट को सिर्फ निकाल रहे होते हैं, आप उस बंदे को ठीक नहीं कर रहे। उसके जो किडनीज हैं वो ख़राब ही रहेंगी, जिस हालत के अंदर हैं उसी हालत के अंदर रहेंगी। तो ये क्योर नहीं है, चूँकि आप उसको ठीक नहीं कर रहे बल्कि जो उसमें से वेस्ट है उनको निकाल रहे। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, जब एक दफ़ा ये वायरल DNA प्रो वायरस की सूरत में होस्ट DNA में इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म के अंदर आ जाए, अब प्यारे बच्चों ये HIV पॉजिटिव ही रहेगा, यानी ख़त्म नहीं हो सकता। ये HIV नेगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि ये जो सिम्टम्स हैं इसके ये जो फैटल इफ़ेक्ट्स हैं इनको डिले कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। इसके लिए ड्रग्स होती हैं और उन्हें बोलते हैं एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं, या उन्हें आप बोल दीजिए एंटी रेट्रो वायरल ड्रग्स हैं। यानी आप बोलते हैं जी एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट है, ART करेंगे बेटे। अब जरा देख लीजिए इसमें होता क्या है। ड्रग्स हम लोग ऐसी देंगे कि ये जो सारे प्रोसेसेस हैं ये ना हो सकें। फॉर एग्जांपल ये इन एंजाइम्स के इनहिबिटर हो जाएं। अगर प्यारे बच्चों आपने कोई ऐसी ड्रग इसको दी है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इनहिबिटर है, तो फिर क्या होगा। हम कहते हैं अगर ये एंजाइम इनहिबिट हो गया तो प्यारे बच्चों पहली बात तो ये है कि इस RNA से DNA की फॉर्मेशन ही नहीं होगी। एक बात ये हो गई। फिर दूसरी बात ये है, ये जो इंटीग्रेज है अगर आप इसको इनहिबिट कर दें तो ये जो DNA है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट ही नहीं हो पाएगा।
तो फिर फर्दर जो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेसेस हैं वो नहीं हो पाएंगे। फिर तीसरी बात ये है कि ये जो एक बहुत बड़ी सी प्रोटीन है जो 1 यूनिट के तौर पर एक्ट कर रही, अगर ये इसी फॉर्म के अंदर रहे तो ये नॉन फंक्शनल है। जब तक इसको स्मॉलर पीसेस में कट नहीं करेंगे, तो जो एंजाइम कट करेगा उसे प्रोटीएज बोलते हैं। अगर आपने ऐसी ड्रग दी है जो इस प्रोटीएज को इनहिबिट कर दे, तो प्यारे बच्चों फिर क्या होगा, फिर मजीद ये वेरियन की फॉर्मेशन नहीं होगी। जब वेरियन की फॉर्मेशन नहीं होगी तो मल्टीप्लिकेशन के जो भी स्टेप्स हैं वो सारे स्टॉप हो जाएंगे। तो आप सारी जिंदगी एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन के अंदर ही रहें। यानी अगर आप HIV पॉजिटिव भी हो जाएं तो फिर भी प्यारे बच्चों, अगर आपने इन एंजाइम्स को रोक दिया ड्रग्स देकर, तो फिर क्या होगा, हम कहते ये सारे प्रोसेसेस स्टॉप हो जाएंगे और आपकी नॉर्मल हेल्दी लाइफ ही होगी। अब आखिर में ट्रीटमेंट के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से तो बात हो गई, लेकिन सबसे बेहतरीन चीज़ प्रिवेंशन है। एहतियात की बात करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स की बात करते हैं। और प्रिवेंटिव मेजर्स में ये आता है कि जहाँ जहाँ से आपका कांटेक्ट HIV के साथ हो सकता है उन जगहों से अवॉइड कीजिए। हम कहते अवॉइड द इंटीमेट सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। फिर प्यारे बच्चों, आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल अप्रोच रखनी है। जब आप बार्बर शॉप पर जाएं या जब आप ब्यूटी सैलून में जाएं तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल अप्रोच रखनी है। और अगर कोई मदर HIV इन्फेक्टेड हैं तो वो ब्रेस्ट फीडिंग ना करवाएं अपने बच्चों को, क्योंकि उसके थ्रू भी स्प्रेड होता है। और बकिया बातें जो हैं कि हग करने से और प्यारे बच्चों हैंड शेक करने से और एक ही स्विमिंग पूल में नहाने से, ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं इनसे HIV की ट्रांसमिशन नहीं होती है। इसे पढ़ लीजिएगा, कोई बात ना समझ आए पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।